Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. स्क्रीन पे तो आपको यहाँ पे कुछ आपके साइंस के चैप्टर्स के नाम दिख ही रहे होंगे और वीडियो में भी शायद आपने इसीलिए क्लिक करा होगा क्योंकि आज आपका वीडियो जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक साथ 5 चैप्टर्स का रिवीजन अगर आपको सिर्फ एक वीडियो में अवेलेबल हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन 5 चैप्टरों को। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। तो because we bring so nice videos and also these are 100% true education what we are giving and we explain so nicely. So yes, you have to subscribe the channel and let's get started with our session. तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, लाइट, साउंड, सम नेचुरल फिनोमेना एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के सेशन में कवर अप होने वाली हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर दीजिए बिकॉज बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वाले चैप्टर में जो मेन बात है वो मैंने आपको बताई थी कि भाई हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना। अब देखो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जब हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ग्रोथ हमारी उस दिन से स्टार्ट होने लग जाती है जब हम पैदा हुए होते हैं। ठीक है, ये बात तो सबको पता होगी। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है टाइम का जहाँ बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है और ये जो चेंजेस होते हैं ये अल्टीमेटली क्या लीड करते हैं? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हो जाता है आपका एडोलेसेंस, यानी कि इसमें क्या होता है एंड तक आपकी बॉडी में इतना सारी चीज़ें होता है कि लास्ट में आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हो उसके बाद आप लोग जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि नए आप ही के जैसे ह्यूमन बींग्स आप ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एडोलेसेंस का मैंने आपको बता दिया है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सो adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 19 years of age. This period covered teens, it is 13 or 18 years of age. Adolescents are also called teenagers. क्योंकि आपको पता है जो एडोलेसेंस वाला पीरियड है जनरली वो जो है आपका टीन्स कवर करते हैं ना। 11 जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 टिल 19। सो दिस कवर टीन्स, इसलिए एडोलेसेंस को हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, गर्ल्स में जो होती है एडोलेसेंस ज़्यादा एक या एक से दो साल पहले देख ली जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। Now, the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. ठीक है, तो प्यूबर्टी रजिस्टर होती क्या है? बेसिकली प्यूबर्टी रिफर्स टू जब आपका चेंजेस आते हैं और आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो प्यूबर्टी में जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब ह्यूमन बॉडी बहुत सारे चेंजेस में जाती है ये सारे चेंजेस के क्या मार्क करते हैं? प्यूबर्टी मार्क करते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एंड व्हेन एडोलेसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब खत्म हो जाती है? जब एक एडोलेसेंस जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाता है। तो अब चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ठीक है, मैं आप बताती हूँ। सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, चेंजेस बॉडी शेप, वॉइस चेंज, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो इंक्रीज इन हाइट, तो मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग एट प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक द पर्सन टॉल। तो उससे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है वो क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट। इसमें क्या होता है आपकी बहुत सारी बोन्स जो है बहुत इलोंगेट होती हैं और आप टॉल बनते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट कैसे निकालोगे। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपकी वो निकलेगी क्या? हाइट। ठीक है, कि मतलब एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस आपकी कितनी हाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बता देते हैं कि जो गर्ल्स होती है ज़्यादातर बॉयज़ से ज़्यादा हाइट उनकी लंबी हो जाती है ज़्यादा जल्दी। बट ये क्या होता है बाद में जो आपके एडोलेसेंस की एज होती है थोड़े बाद आपके जो है दोनों बराबर ही आ जाते हैं 18 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आर्म्स और लेग जो होते हैं एडोलेसेंस के बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं
फेस से या कुछ भी, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं दिखते हैं। बट कोई बात नहीं, जब आपका एडोलसेंस पीरियड धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है तब ये सारे भी प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और आपका सही दिखता है, ठीक है, शरीर एकदम प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब ऐसा भी कोई बच्चों में देखा जाता है कि भाई वो 13 या 14 ईयर्स में उनकी एज थोड़ी छोटी है, बाद में लंबे हो गए, है ना, एक अचानक से भी लंबे हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है ना, और बाकी बहुत ज़्यादा होती है। दिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स? पहला फैक्टर तो ये होता है कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग न्यूट्रिशनस फूड। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो आपका हाइट होती है वो डिपेंड करती है जीन्स इनहेरिटेड बाय योर पेरेंट्स, ठीक है। सो इट ऑल्सो डिपेंडेड हाउ मच हाइट योर पेरेंट आर हैविंग, है ना, एंड हाउ मच लॉन्ग दे आर। सो ये फैक्टर्स में भी ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन बॉडी शेप। तो अब देखो, आपने देखा होगा कि जो आपके छोटी क्लास के बॉयज़ होते हैं उनके जो शोल्डर होते हैं बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में कोई अंतर नज़र नहीं आता। बट इफ़ यू सी बॉयज़ ऑफ योर क्लास, यू विल सी दैट देयर चेस्ट इज़ वाइड और उनके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ब्रॉड है ना। तो व्हाट इज़ द बॉडी शेप चेंजिंग? तो पहले तो बॉयज़ में क्या हो जाता है, बॉर्डनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड वाइडनिंग ऑफ चेस्ट। गर्ल्स में जो रीजन बिलो पेल्विक होता है, यानी कि हिप्स वगैरह वाला रीजन, वो जो है वाइडर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बॉयज़ में। तो जो मसल्स होती है बॉयज़ की वो बहुत जल्दी ग्रो होने लगती है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वॉइस चेंज में। अब देखो वॉइस चेंज, तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, आपका जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, वो ग्रो करने लग जाता है। बॉयज़ जो है ज़्यादा लंबे लैरिंग्स यानी कि ज़्यादा बड़े लैरिंग्स ग्रो करते हैं। और जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में, वो एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट देखा जाता है, यानी कि ऐसा पार्ट देखो, आपने देखा होगा ना बहुत सारे बॉयज में, ये देखिए ये जो पार्ट होता है ना उनका, ये आपका वो कहलाता है एडम्स एप्पल, है ना। गर्ल्स में जो एडम्स एप्पल होता है वो हार्डली विजिबल होता है ना। गर्ल्स की नेक डायरेक्ट ऐसी होती है। वाई? बिकॉज गर्ल्स में जो होता है आपका वॉइस लैरिंग जो होता है छोटा होता है, तो वही इतना ज़्यादा वो दिखता नहीं है बाहर से, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। और जो गर्ल्स की ज़्यादा जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, बिकॉज उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग ही होती है, जबकि बॉयज़ की आपकी 20 मिलीमीटर तक होती है ना। अब नेक्स्ट में आ जाती हूँ, कभी कभी क्या होता है डिस्टेंट जो मसल्स होती है ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की, वो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाती है। इससे क्या होता है, बॉयज़ की आवाज़ बिल्कुल फटी फटी नजर आती है ना। तो कभी कभी उनके पास क्रैक्ड वॉइस भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या होती है, पसीने वाली ग्लैंड, यानी कि आप गर्मियों में बहुत खेलते होंगे, पसीना आता है ना। तो जब एडोलेसेंस का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पसीना सिक्रीट करने लग देती है, यानी कि स्वेट का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा तक आपके जो वो होता है, ये इंक्रीज एक्टिविटी, ये क्या कहते हैं, स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं बैक्टीरिया का ग्रो होने के लिए। तो बैक्टीरिया ग्रो होता है और आपको एक्ने या पिंपल्स आपकी स्किन में आ जाते हैं। अब जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सबीशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी जो ग्लैंड होती है ये अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के द्वारा सिक्रीट करती हैं, तो इसलिए हम इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वहीं पे जो ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि विदाउट डक्ट दे डायरेक्टली रिलीज दे हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ऐसी ग्लैंड्स को हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में। तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे टेस्टिस हो गया और आपका क्या हो गया, ओवरीज हो गया, ये भी डेवलप करने लग जाते हैं, है ना। और टेस्टिस फुल्ली डेवलप होते हैं और वो स्पर्म्स सिक्रीट करने लग जाते हैं, वहीं पे ओवरीज जो है एग सिक्रीट करने लग जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ गर्ल्स में जो है फिर रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी, इट इज़ ऑफन टाइम, ऐसा मतलब जो आपका एडोलेसेंस का पीरियड होता है ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपके ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्न करने की, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडोलेसेंस को ऐसा फील होता है बहुत ही इनसिक्योर टाइप का कि भाई उनके साथ ये क्या हो रहा है। बट दीज आर द नॉर्मल चेंजेस। तो एज ए एडोलेसेंट लर्नर्स आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आपकी जो बॉडी है आपको या इनसिक्योर फील करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट है लाइफ के, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते क्या है, मैंने आपको बताया, एक तो होते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल।
राइट। तो if the features will have to distinguish a male from a female are called secondary sexual character। जैसे बॉयज़ में जो है मुस्टैचेस आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, गर्ल्स में जो है कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, और क्या हो जाता है रीजन बिलो पेल्विक जो है वाइडर हो जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बिकॉज इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु इज़ अ गर्ल एंड हु इज़ अ बॉय, राइट। अब देखो चेंजेस जो कि एडोलेसेंस के टाइम होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब जो मेल हार्मोन होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस द्वारा रिलीज किया जाता है प्यूबर्टी में, ठीक है। ये जो है बॉयज में क्या कहते हैं, क्या लाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाता है बॉयज में, ठीक है। जैसे ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, मुस्टैचेस, बियर्ड वगैरह इसकी वजह से आते हैं। दूसरा आपका हार्मोन जो होता है जो गर्ल्स में होता है वो होता है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी अगर आप एग्जाम में लेके आएंगे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो कि जो है ब्रेस्ट को डेवलप कराता है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड या फिर मेमरी ग्लैंड जो होती हैं ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो हार्मोन है इनका प्रोडक्शन भी एक हार्मोन पर निर्भर है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ हार्मोन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। सो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में एक पार्ट में रीच करने के लिए, जो कि होती है टारगेट साइड, ऐसी साइड जहाँ पे उनको कुछ काम करवाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हॉर्मोन्स फॉर द पिट्यूटरी सिमुलेट्स, मतलब हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो किसको सिमुलेट करता है? टेस्टिस और ओवरीज को, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और ईस्ट्रोजन फीमेल में सिक्रीट करे। इससे क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं टारगेट साइड में रीच करते हैं, और फिर जो चेंजेस होते हैं ये मार्क करते हैं, ठीक है। अब पहली और भूजो ने ये तो समझ लिया होता है कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वो जानना चाहते हैं कि एक बार अगर रिप्रोडक्टिव चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो क्या वो एंड भी होती है, ठीक है। अब जो फीमेल्स होती है उनकी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो ज़्यादा जल्दी एंड हो जाती है एज कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ होता है वो जनरली 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट होता है करीबन करीबन 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें इस टाइम में क्या होता है, जो ओवा होता है मेच्योर होने लग जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, और फिर एक 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 ओवरी एक एग जो है हर एक ओवरी द्वारा सिक्रीट किया जाता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। इस वाले टाइम में क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है बहुत थिक हो जाती है, बिकॉज वो सोचता है कि भाई अगर फर्टिलाइज एग होता है तो बेबी का वहाँ डेवलपमेंट हो, और फॉर गिविंग द बेबी कंफर्ट दे जस्ट प्रिपेयर द लाइनिंग, राइट। तो अगर फर्टिलाइज होता है एग, इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, जिसमें क्या होता है आपका बेबी वहाँ पे डेवलप होने लग जाता है। बट अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है, एग होता है, अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल, ये सारे जो है शेड आउट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर डी स्टूडेंट, आपको मैथ्स वाला मेंस्ट्रुएशन नहीं लिखना है, आपको मेंस्ट्रुएशन लिखना है, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है MENSTRUATION, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ज़्यादातर कहाँ पे अकर होता है? 28 to 30 डेज, यानी कि एक महीने में आपको एक बार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो कब स्टार्ट होता है? वो आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मैंने ये तो आपको बता ही दिया है, बट उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेनार्क, ठीक है। और 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो अब हम इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपकी इरेगुलर हो सकती है ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, बट बाद में वो रेगुलर हो जाते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ यू नो वरीडनेस और एनीथिंग एल्स, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, दैट हाउ इज द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड, ओके। तो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करता है थ्रेड लाइक इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि फर्टिलाइज एग के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल, ठीक है। ईच सेल ऑफ द ह्यूमन बींग में क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, या फिर 46 आप क्रोमोसोम कह सकते हो, ठीक है। तो
इनमें से तो 2 क्रोमोसोम होते हैं, आउट ऑफ दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो फीमेल होते हैं उनके पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, बट जो मेल होते हैं उनके पास या तो एक्स होता है या उनके पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो एग जो फीमेल देगी उसमें तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, बट स्पर्म 2 टाइप के होते हैं, या तो एक तो जो आपका एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करे, दूसरा जो आपका वाई क्रोमोसोम को कंटेन करे, ठीक है। तो अगर आपका स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है और वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो आपका तो जाइगोट होगा, वो डेवलप करेगा गर्ल चाइल्ड में, जो कि होगा एक्स एक्स। बट अगर आपका स्पर्म कंटेन करता है वाई क्रोमोसोम और फर्टिलाइज करता है एक्स वाले एग से, तो एक्स वाई हो जाएगा और आपका जो जाइगोट होगा वो डेवलप करेगा मेल चाइल्ड में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। तो अदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड होती है, बहुत सारी ग्लैंड होते हैं, राइट। एड्रिनल ग्लैंड होती है, ओवरीज होती है, टेस्टीज होती हैं, है ना। और थायराइड ग्लैंड होती है आपकी, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो बहुत सारी ग्लैंड है, तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन कौन से मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, बट लैक ऑफ दिस थायरॉक्सिन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड गॉइथर। तो इससे गॉइथर डिजीज हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ पैनक्रियास के बारे में। सो पैनक्रियास भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होता है, आपको डिजीज हो जाती है डायबिटीज। इंसुलिन जो है कहीं ना कहीं आपका ब्लड में शुगर लेवल जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है जो आपका सॉल्ट बैलेंस करता है, और वो एक हार्मोन और सिक्रीट करती है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन, जो कि आपका जो है इमोशंस कंट्रोल करता है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है, जिससे कि आपकी लंबाई हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं, ठीक है। ओवरीज का तो आपको पता है ईस्ट्रोजन, और टेस्टिस का भी आपको पता है टीस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ रोल्स ऑफ हार्मोन्स कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन जो है ह्यूमंस को ही हेल्प करे, दे ऑल्सो हेल्प द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग फ्रॉग की बात कर लो। फ्रॉग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा जो है एडल्ट बन जाता है थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। तो फ्रॉग के मामले में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपके फ्रॉग जिस वाटर में ग्रो कर रहे हैं, है ना, अगर वो इनफ थायरॉक्सिन कंटेन नहीं करता है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका इनफ आयोडीन कंटेन नहीं करेगा, तो डेट मीन्स थायरॉक्सिन विल बी ऑल्सो लेस। अगर थायरॉक्सिन लेस होगा तो आपके टैडपोल्स एडल्ट नहीं बन सकते। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन नेम द हार्मोन विच कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स, तो आप लिखोगे थायरॉक्सिन, ठीक है। और भी जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें जो है ये कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल हेल्थ। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और उसकी प्रोसेस के लिए भी एकदम अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो, अच्छी तरह आपको हर चीज़ आती है, तो इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। अब आ जाता है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। तो अब देखो एडोलसेंस एक ऐसा टाइम है जहाँ पे डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें जो है आपको प्रॉपर डाइट चाहिए होती है जिससे कि आप लोग ग्रो कर पाते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, योर हॉर्मोन्स योर बॉडी पार्ट्स विल नॉट ग्रो नाइसली, ओके। सो वन मस्ट टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या कौन सी डाइट होती है, एक ऐसी डाइट जो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स को अच्छी तरह लेकर चले, ठीक है। जैसे जो हमारा इंडियन मील है, दाल, राइस, पल्सेस, रोटी एंड सब्जी, वेजिटेबल, दिस इज द प्रपोर्शनेट, ये प्रपोर्शनेट डाइट है और ये आपको खानी चाहिए। जो मिल्क है वो अपने आप में एक पूरा बैलेंस फूड है। और जैसे इन्फेंट जो होता है उनके लिए उनका मदर्स का जो मिल्क होता है वही उनको पूरी नरिशमेंट दे देता है, ठीक है। आयरन बिल्ड ब्लड और आयरन रिच फूड जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला हो गया, और सिट्रस हो गए, जैगरी हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपको खानी चाहिए। लेकिन जो चिप्स और पैकेट फूड होते हैं, हाउएवर बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू डोंट ईट चिप्स एंड नमकीन।
अगर आप एक महीने में एक बार ईट करते हैं दैट्स ओके, बट इट इज़ वेरी बैड इफ़ यू आर रिप्लेसिंग दैम विथ योर रेगुलर मील्स, ठीक है। अब हम आते थे पर्सनल हाइजीन में। सो वन मस्ट ऑलवेज कीप पर्सनल हाइजीन, बिकॉज इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप रेगुलरली बात लें, अगर पीरियड्स के टाइम आपको पैड बदलना है प्लीज़ चेंज इट टाइम टू टाइम, ओके। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, रेगुलरली सारे पार्ट्स वॉश करेंगे, यू विल not get bacterial infection. Otherwise, there are chances of UTI and many other urine infection, vaginal infection. There are many infections. Okay. Physical exercise is more. Physical exercise is also equally, necessary for adolescents. इससे क्या होता है, आपका mind और body fit रहती है, and you should definitely do this. अब मैं आ जाती हूँ मिथ्स और टैबूज के बारे में। तो इसमें है, अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ बॉय इज नेसेसरी फॉर द गर्ल टू बिकम प्रेग्नेंट, राइट। फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए होगा तभी वो प्रेग्नेंट होगी, राइट। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी, सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। द स्पर्म फ्रॉम द फादर साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट फादर इज रिस्पॉन्सिबल, बट आई एम सेइंग दैट स्पर्म जो कि फादर साइड से आता है, यानी कि अगर वो एक्स होगा तब आपका और वाई होगा तब आपका डिफरेंस होगा चाइल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्ल शुड नॉट अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो गर्ल होती है वो डर्टी या अनक्लीन नहीं बनती है कि आप उनको किचन में अलाउ ना करो, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, जैसे कि आपको पता है कि मैरिज एज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 20 ईयर्स फॉर बॉयज, राइट। सो क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट कि तो अगर आप टीनेज मदर्स लेते हो तो वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होती है मदरहुड के लिए, एंड इससे क्या होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कर्टल होती हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा उनकी बॉडी में जो है कहीं ना कहीं डिजीज़ आने लग जाती हैं, एंड दे ऑल्सो आर नॉट मेंटली एगोनी, एंड उनमें जो है बहुत सारी डिजीज़ मेंटल रिलेटेड इश्यूज, मैनी इश्यूज कैन कम। से नो टू ड्रग्स। नाउ सी ड्रग्स आर समथिंग विच आर सो एडिक्टिव, राइट। अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई आप ड्रग्स ले लो आपको रिलीफ मिल जाएगा, से नो अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, बिकॉज व्हाट हैपेंस, ड्रग्स आर वेरी एडिक्टिव। वंस यू विल टेक इट यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। आपने दवाइयों में भी देखा होगा ना, कोई दवाई ऐसी होती है जिनको खाते ही हम सही हो जाते हैं, है ना। तो ये दवाई जो है बाद में हमें जरा जरा सी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार उनको लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग एडिक्टिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर दवाई के। ऐसे देयर आर ड्रग्स विच आर वेरी एडिक्टिव, दे कैन यू नो दे कैन हार्म द बॉडी, और वो हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को छीन सकते हैं, तो आपको कभी नहीं लेने चाहिए। अब एक डेंजरस डिजीज़ है जिसका नाम है एड्स, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कॉज होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस द्वारा, ठीक है। अब जो एड्स होती है वो डिफरेंट मोड से ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे सीरिंजेस जो ड्रग को आप इंसर्ट करने के लिए ले रहे हो, देन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, है ना। अगर किसी को एड्स है, अगर उससे आपने ब्लड लिया है यू विल ऑल्सो गेट एड। देन इन्फेंट्स को मदर्स मिल्क से मिल सकती है। देन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अ एड्स, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ों से ये शेयर हो सकती है, सो इसलिए आपको हमेशा ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड रीचिंग द एज इन 23 मिनट्स। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट, ठीक है। फटाफट लाइट को देखते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले लाइट बहुत ही, अब देखो जो सेंस होती है साइट, यानी कि देखने की जो शक्ति होती है, वो माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है ना। अगर आप लोग देखोगे ना कि भाई आप एक उजाले कमरे में हो, आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं बहुत ही क्लियरली, बट अगर आप लाइट ऑफ करोगे यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइज अलोन जो है हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकती। देयर इज समथिंग एल्स जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाने में आई के साथ मदद करता है, दैट इज लाइट, ठीक है। तो लाइट होती क्या है डियर स्टूडेंट्स, लाइट जो है मैंने जैसे कि आपको बताया था, कोई भी लाइट हो, है ना, हम कहते हैं ना लाइट यानी कि उजाला, मैंने बताया ना आपको। अब देखो लाइट जो होता है वो चीज़ों को विजिबल कराती है ना, अगर उजाला होता है वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो अब हम लोग लाइट के कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फटाफट पढ़ लेते हैं।
तो अब देखो लाइट मतलब कैसे हम लोग देखते कैसे है, एक लाइट आई, वो एक ऑब्जेक्ट में टकराई और फिर वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में गई और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखा, राइट। अब जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ। तो जो रे ऑफ लाइट जो कि क्या कहते हैं, एक सरफेस में स्ट्राइक करती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सो द रे ऑफ लाइट में स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब जो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट विच कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट जो है वो एक आइडियलाइजेशन है। वैसे हम लोग बीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट रे हमने इसलिए यूज करा है ताकि हमारे लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए, राइट। अब देखो आप लोग यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब देखो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब डिस्टर मैं आपको बताती हूँ पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको बताती हूँ, जो इंसिडेंट होती है, नॉर्मल होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, है ना, ठीक है। ये एक ही प्लेन में दिखते हैं, राइट। दिस द इंसिडेंट रे, ये सब एक ही प्लेन में रहते हैं नहीं, आई मीन टू से दिस डेट ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देती हूँ आपके प्लेन मिरर की, अगर आप भूले नहीं होंगे ध्यान से तो सुनिए, ठीक है। पहला कि प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनेंगी। दूसरा दे विल बी ऑफ सेम साइज। तीसरा जो आपकी इमेज है वो सेम अपेयर करेगी बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, जितनी डिस्टेंस में आप हैं, और हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो एक प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की और होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जो लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो राइट अपेयर करता है एंड राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स लेफ्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टो टाइप के रिफ्लेक्शन और होते हैं ऑन द बेसिस हाउ द रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक्स, ठीक है, मतलब बैक कैसे जा रही हो। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन से, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिनको हम लोग डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं, जब जो आपकी पैरेलल रेज होती है रिफ्लेक्टेड, when parallel rays are reflected from an object does not reflect parallel, then it is diffuse reflection। कोई रफ सरफेस से आपने पैरेलल रेस को डाला तो क्या हुआ, रेस पैरेलल स्ट्राइक हुई, डेट मीन इंसिडेंट रेस पैरेलल, बट जो वो वापस गई कोई रफ सरफेस से, जो तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है पैरेलल नहीं होती है। इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैं आपको बता देती हूँ। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, पॉलिश्ड हो गया कोई चीज़, है ना, तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें जो पैरेलल रेज होती है वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, बल्कि किसी और की लाइट से रिफ्लेक्ट होके दिखते हैं हमें, है ना। तो इनको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इल्यूमिनेट। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ मून की, मून अपने आप में लाइट नहीं दे रहा है, बट हो क्या रहा है कि सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में जो रिफ्लेक्शन पड़, हमारी आइज में जो, मतलब जैसे सन जो है सन से इंसिडेंट रे आई, मून में स्ट्राइक की, मून से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में आई, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मून के पास लाइट है खुद की, बट ऐसा नहीं है, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, वो सन की लाइट के द्वारा रिफ्लेक्टेड होकर हमें दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है हम उसे फिर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा ही होगा। पेरिस्कोप कुछ इस तरह की शेप का होता है, लेट मी शो यू, है ना। अब जो ये पेरिस्कोप होता है ना, आपने क्लास 6 में पढ़ा था इसके बारे में,
इसमें जो होता है 2 मिरर्स प्लेस किए जाते हैं 45 डिग्री में, ठीक है। कितने डिग्री में? 45 डिग्री में प्लेस किए जाते हैं। इससे क्या होता है ना, आपकी इमेज इधर से आई, एक इंसिडेंट है, मैंने यहाँ से टॉर्च ले लिया, ठीक है। यहाँ से लाइट गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर गई, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर आई। तो ये ज़्यादातर जो है आर्मी में यूज़ किया जाता है ना, देखने के लिए सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है। तो पेरिस्कोप बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होती है। तो ये इसका कुछ मैकेनिज्म था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि रिफ्लेक्टेड रे एक और बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पेरिस्कोप के मामले में डी स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया ना, जैसे ये है पेरिस्कोप, ठीक है। यहाँ पे आपका 45 डिग्री में है, यहाँ पे 45। यहाँ से एक लाइट आई, एक सोर्स है टॉर्च, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे स्ट्राइक की, ये इंसिडेंट रे थी। यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इधर गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए बन गई। अब इधर से रिफ्लेक्ट होके वापस गई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्लेक्ट हुई, है ना। अब मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बार्बर की शॉप में जब आप बाल कटवाने जाते हैं जनरली, तो क्या होता है, बार्बर आपको आपके पीछे कैसे हेयर स्टाइल कटा है वो दिखाने के लिए पीछे से एक और मिरर लगाता है। तो आई एम वेरी नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, प्लीज सी दिस। तो ये आपका एक नॉर्मल मिरर है, इधर आप बैठे हो, ठीक है। पीछे से बार्बर आपके बाल बना रहा था, उसने एक और मिरर लगाया आपके हेयर स्टाइल दिखाने के लिए। सबसे पहले क्या हुआ, आपकी रे ऑफ लाइट, उसने ट्यूबलाइट लगाई है, वहां से लाइट आई, वो इधर मिरर में स्ट्राइक की। मिरर से स्ट्राइक होके वो इस मिरर में आई, इस मिरर से स्ट्राइक होके अगेन इधर गई, देन अगेन आपकी आंखों में आई। जिससे क्या हुआ, आपको क्या दिखा, आपके पीछे का हेयर स्टाइल दिखा, ठीक है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस दैट मल्टीपल इमेजेस भी फॉर्म हो सकती है। कैसे हो सकते हैं, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताती हूँ, कैलाइडोस्कोप के बारे में, ठीक है। कैलाइडोस्कोप को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट। कैलाइडोस्कोप में क्या होता है, इस तरह का आपका कैलाइडोस्कोप होता है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। कैलाइडोस्कोप में इधर से एक होल होता है, व्हाट वी सी, हम लोग उसमें देखते हैं, हमें वेराइटी ऑफ पैटर्न्स दिखते हैं। कैलाइडोस्कोप को डी स्टूडेंट क्या होता है, उसके अंदर आप उसमें 3 मिरर्स लेते हो, 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ले ली मिरर्स की, उनको ज्वाइन कर दिया आपस में। फिर आप लोग डिस्क टाइप की लेते हो, उसको भी लगाते हो, एक डिस्क में आप सेंटर में होल कर देते हो। दूसरे डिस्क को लगाने से पहले आप उसमें बहुत सारे जैसे टूटे हुए बैंगल्स डाल दिए, बहुत डिफरेंट चीज़ें आप डाल देते हो, ठीक है। और आप लोग एक और चीज़ करते हो ना डी स्टूडेंट, के अंदर आप मिरर लगाने में आप लोग को बहुत ध्यान देना होता है। बिकॉज मिरर अच्छी तरह लगाओगे यू विल नॉट सी एनीथिंग, है ना। बाहर से कार्डबोर्ड लगा देते हो, जो 3 मिरर स्ट्रिप्स ज्वाइन की थी उनके उसमें। और फिर जब आप सारी चीज़ें ज्वाइन करते हो, आपको ब्यूटीफुल पैटर्न दिखते हो। हर बार आप जब उन्हें रोटेट करके देखते हो, आपको हर बार डिफरेंट पैटर्न ही मिलते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है डी स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट आपकी मल्टीपल इमेजेस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि आपके मिरर्स ही कुछ इस तरह, 2 प्लेन मिरर जब आपके आपस में लगे होते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनती है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे आपको बताती हूँ इस तरह, आप लोग करके देखना अगर आपके पास मिरर्स अवेलेबल है, वरना मैं आपको समझा देती हूँ करके। ये मैंने 2 प्लेन मिरर लिए हैं। सपोज मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक रे ली, ठीक है, लाइट की मैंने सोर्स ली, यहाँ पे एक कॉइन रख दिया मैंने, ठीक है। क्या होगा, 2 प्लेन मिरर है, यहाँ पे कॉइन फॉर्म होगा, होगा फॉर्म इधर भी, यहाँ पे भी कॉइन फॉर्म होगा। क्योंकि दोनों मिरर रखे हैं एक साथ 90 डिग्री में मैंने लगाए हैं, तो इधर भी एक कॉइन फॉर्म होगा, आधा इस साइड आधा इस साइड। तो यहाँ पे 3 इमेजेस फॉर्म हो गई इस कॉइन की, है ना। तो 2 प्लेन मिरर को आप कैसे कैसे एंगल में रखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कितनी इमेजेस आपकी फॉर्म होंगी, है ना। सपोज, और आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालना बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। यू कैन टेक आउट वेरी इजी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में रखना होता है। 90 डिग्री में लगते हैं, कैसे निकालेंगे, 90/360 करेंगे आप, है ना। इसके बाद आपको कैसे निकालना है, मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सपोज मान लो 45 डिग्री आपका कुछ चीज़ है, जो कि आपने 2 प्लेन मिरर को 45 डिग्री में लगाया, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी कॉइन की, आपकी करीबन 7 इमेज फॉर्म होंगी। ऐसे 60 डिग्री में लगाओगे 5 इमेज, 120 डिग्री में लगाओगे 2 इमेज, 180 डिग्री में लगाओगे 1 इमेज, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस दैट मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं जब आप प्लेन मिरर को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में लगाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, सनलाइट वाइट और कलर।
हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो लाइट होती है ना, वाइट लाइट, जो कि हम जनरली लाइट्स में देखते हैं, वो रियल वाइट लाइट नहीं होती. व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ इज 7 कलर, जिनको मैंने आपको विबग्योर नाम से याद कराया था. विबग्योर. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर विबग्योर. फटाफट देख लेते हैं विबग्योर है क्या. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. These are the 7 colors. Remember, इनको बेस्ट वे टू रिमेम्बर them is by name Vibgyor. ठीक है. अब देखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. मैंने आपको प्रिज्म से करके दिखाया क्लास 7 में. ये एक्टिविटी प्रिज्म के साथ है ना. आपने न्यूटन डिस्क के बारे में तो पढ़ा ही होगा. न्यूटन डिस्क क्या थी, जिसको अगर आप घुमाते हो तेज तेज, वाइट डिस्क, आपने क्या करा उसमें 7 कलर्स डिफरेंट डिफरेंट पेंट करे, यही वाले विबग्योर वाले, और फिर इनको तेजी से रोटेट करा, यू विल सी द वाइट कलर, राइट. तो ये चीज़ भी इसको करवाती है. ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाट इज इनसाइड आवर आईज. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, मैं आपको आंखों का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हाट आवर आईज लुक लाइक. वेट अ मिनट. हाँ डियर स्टूडेंट, यस, ये देखो, या यस, मैंने आपको ऐसे बनाई है. अब आई एम मेकिंग वन बाय वन ऑल द पार्ट्स. ओके, गिव मी अ जस्ट अ मिनट. हाँ, देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना इसको. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक पार्ट. सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज़ बना के दिखाई है ना इधर. आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी प्रॉपर, बिकॉज डायग्राम है, ऐसी वैसी चीज़ भी नहीं है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट आपको दिख रहा है ना जो अटैच कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैलरी मसल्स. ठीक है, कैलिलरी मसल्स. अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में आइरस में. आइरस है ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा गोला, ये है आइरस. लेंस की बात करें, ये जो बड़ा सा मैंने अंडा टाइप का बना दिया, ये है लेंस. और कॉर्निया, ये वाला पार्ट जो आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसको हम कॉर्निया कहते हैं. कॉर्निया के अंदर देखो एक और लेयर है, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है. पीछे आपकी कुछ नसें होती हैं, इन नसों को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स. ठीक है, तो आई होप दैट ये पार्ट्स तो आईज के आपको क्लियर हो गए होंगे. अब देखो डियर स्टूडेंट, कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का. ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई. नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, बिहाइंड द कॉर्निया जो होता है एक डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं आइरस. आइरस जो होता है कहीं ना कहीं कलर्ड पार्ट होता है आइस का. आपने देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्रेसेस या बहुत सारे पर्सन की जो है डिफरेंट आई लेंसेज होती है ना, किसी की ग्रीन, किसी की ब्लू, है ना, रेयर, डार्क ब्राउन, ब्राउन एंड ऑल्सो ब्लैक. तो ये रिफर्स करती है आइरस के कलर का. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका आइरस कैसे कलर का है. अब देखो, जो आइरस होता है उसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल. ठीक है, साइज जो होता है प्यूपिल का वो कंट्रोल करता है आइरस. ठीक है, प्यूपिल का जो अंदर है ना, प्यूपिल का जो साइज है वो आइरस कंट्रोल करता है. आइरस जो है आई का वो पार्ट है जो कि उसको डिस्टिंक्टिव कलर भी देता है, मैंने आपको बताया ना अभी. तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि प्यूपिल का जो है साइज कैसे चेंज होता है. ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी लेंस होती है आई में वो थिकर होती है एट द सेंटर. तो इसका मतलब हमारी आईज में होती है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में अंतर है ना.
कॉन्केवेक्स लेंस ऐसी होती है, कॉन्केव लेंस ऐसी होती है, इनमें लाइट की रेज आती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होती है कुछ इस तरह की, ये हमेशा लाइट की रेज जब इनमें पड़ती है उसको मर्ज करती है, ठीक है। डिफरेंट आ जाए आपकी, मर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट में जाके रेटिना में इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अंदर आई दोनों लाइन अंदर मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो हमारे लेंस होती है, लेंस जो होती है फोकस करती है लाइट के आई के बैक वाले पार्ट में, जो लेयर होती है रेटिना, है ना। तो रेटिना कंटेन करती है सेवरल नर्व सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेंसेशन जो नर्व सेल्स में होते हैं ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा। तो यहाँ पे दो काइंड ऑफ सेल्स होती है, कौन सी, एक तो होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। रॉड सेल जो होती है वो सेंसिटिव होती है डिम कलर के लिए, और कोन सा सेंसिटिव ब्राइट कलर, ठीक है। तो देखो, जो कोन सेंस होती है कलर सेंस करती है, और जो अगर आप जो जंक्शन होता है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के, वहाँ पे जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ नो सेंसरी सेल्स होती हैं और यहाँ पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है। इस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। एक और चीज़ बताती हूँ, इम्प्रेशन जो होता है इमेज का वो बिल्कुल वैनिश नहीं होता है इमीडिएटली रेटिना से, वो वहाँ पे रहता है करीबन 1/16 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। अगर इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आईज एट द रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड, तब जो आई होती है वो ऑब्जेक्ट को मूविंग रिसीव करती है। अगर 16 सेकेंड से पहले आपकी बहुत सारी इमेज आपकी आइज में फ्लैश कर दी गई, सो वो कैसी अपेयर की जाती है, एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट में फ्लिप बुक बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज सारे पन्ने को बोलते हैं, तो आपकी आइज जो है सारे ऑब्जेक्ट को मूविंग दिखाती है ना। दैट इज द रीजन वाई वी सी देम मूविंग। अब जो है पिक्चर वाले ज़्यादातर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो 24 पिक्चर्स पर सेकेंड में दिखा देते हैं, है ना। तो इससे जो है हमें सब लोग जो है मूविंग दिखते हैं, ठीक है। अब जो है नेचर्स ने हमें आईलीड प्रोवाइड करी है, यानी कि आपके आँखों की जो आँखों की जो पलकें होती है ना, वो तो ये प्रोवाइड की गई है हमें। ये हमें जो है जब लाइट को एंटर नहीं करने देती है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल रीडिंग के लिए डिस्टेंस, तो 25 सेंटीमीटर जो है परफेक्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए रीडिंग की डिस्टेंस है। कोई कोई लोग होते हैं जो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जिनको पास के ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं बट दूर के नहीं दिख पाते, ऐसे लोगों को एक डिजीज होती है जो हम कहते हैं मायोपिया, ठीक है। मायोपिया इज वन ऑफ द डिजीज। तो इसमें क्या होता है, वो कौन से लेंस यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं, वो कौन से लेंस यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो है वो पास के ऑब्जेक्ट जो है देख पा रहे हैं बट दूर के नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो उनकी इमेज फॉर्म होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, आपका रेटिना में पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही वहाँ पे जो है उसके पहले ही जो है वो इमेज की लाइट वहीं तक पहुंचती है। तो इसको हम लोग किससे फिक्स कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज़ करके जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोगों को दूर की चीज़ें दिख जाती हैं बट पास की नहीं दिख पाती, वो करते हैं हाइपर मेट्रोपिया वाली डिजीज से सफ़र। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको मोतियाबिंद हो जाते हैं, यानी कि उनकी आंखों में ना एक डस्ट की लेयर सी छा जाती है लेंस में, जो कि चेंज करनी होती है ना। उनकी लेंस काफ़ी क्लाउडी हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू सी थिंक क्लियरली। तो ऐसे में उनको मोतियाबिंद हो जाता है। बाय डूइंग द ऑपरेशन, जस्ट बाय चेंजिंग द लेंस, दे गेट अ प्रॉपर आई साइट देन आफ्टर डेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कैटरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केयर ऑफ आइज, कैसे केयर कर सकते हैं। इफ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, ठीक है पहला। दूसरा, टू लिटिल या टू मच लाइट जो है हमारे आइज के लिए बैड है, तो आपको एकदम प्रॉपर लाइट यूज़ करनी चाहिए। अगर इनसफिशिएंट लाइट आप यूज़ करते हैं तो वो जो है हमें आई स्ट्रेन या हेडेक दे सकती है। लैम्प और लेज़र लाइट आपको कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो लेज़र टॉर्च होता है ना, उसकी जो होल होता है बहुत स्मॉल होता है,
तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट रेटिना में अटैक करता है और आपका रेटिना इंजर हो सकता है। ठीक है, अब आपको सन में नहीं देखना है, बिकॉज आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो कि आपकी आइज को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, बिकॉज इनके पास पावरफुल लाइट होती है। ठीक है, आपको आंखों को कभी रब नहीं करना है, बिकॉज अगर आप रब करते हैं आंखों को बहुत ज़्यादा तो आपकी आंख में जो है रेडनेस छा जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रब होते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो रेडनेस आ जाती है। ठीक है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल जाता है, रब करने से अच्छा है कि आप बाथरूम में जाके फट से उसमें पानी डाल के उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है कि हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस में रीड करो और बुक को टू क्लोज मत लो और टू दूर भी मत ले जाओ। ठीक है, अगर फूड जो है बहुत डिफिशियंट है कंपोनेंट से, तब भी आपकी आइज जो है ख़राब हो सकती है। जैसे लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है मैनी आई ट्रबल्स के। तो इसलिए आपको पपाया खाना चाहिए, है ना, ब्रोकली खानी चाहिए। ठीक है, देन यू शुड ऑल्सो ईट मैंगो ऑल्सो व्हेन टाइम आता है। स्पेनिच खाना चाहिए, कोड लिवर ऑयल, ये सब विटामिन ए में रिच है। अब मैं आ जाती हूँ विजुअली इम्पायर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। इससे पहले नॉन ऑप्टिकल्स एंड ऑप्टिकल एड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या क्या इंक्लूड करती है डियर स्टूडेंट? नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड डिफरेंट थिंग्स। व्हाट आर दीज डिफरेंट थिंग्स? ये इंक्लूड करती है विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक एड्स। अब जो विजुअल एड्स होती है वो जो है यूज़ की जाती है ताकि वर्ड्स को मैग्नीफाई करे बाय द सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और इसमें हम लोग इंक्लूडिंग ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, जैसे आप जैसे ऑडिटरी लेंस होती है वो आपकी सुनने, रेडियो वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेक्चुअल एड ब्रेल वगैरह की चीज़ों से करने के लिए। और एक और होती है इलेक्ट्रॉनिक एड, जिसमें आप लोग कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स जो आते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, उसको यूज़ करके। ऑप्टिकल एड्स आते हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोपिक लेंसेज, बॉफिकल लेंसेज, है ना, डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। तो वो एक बहुत मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के, जिसको हम ब्रेल कहते हैं। ठीक है, लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वॉज अ चैलेंज पर्सन। तो उन्होंने ये सिस्टम डेवलप करा था 1821 में, उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया था। 1932 में इसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, या फिर ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया था। इसमें क्या होता है, आपकी दो कॉलम्स होते हैं जिनमें थ्री थ्री दो आपकी जो वर्टिकली जो होती है रोज कॉलम्स होती है ना, और आपके इनमें तीन तीन जो होते हैं आपके डॉट्स होते हैं। ठीक है, दोनों कॉलम में। और 63 पेयर्स ऑफ डॉट पैटर्न्स होते हैं इनके ब्रेल सिस्टम में। और हर एक पैटर्न जो है एक लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाती हूँ नेक्स्ट में जैसे कोई कोई बहुत महान विजुअल इम्पेयर्ड पीपल थे, उनके बारे में भी अपन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे दिवाकर जो कि चाइल्ड में जो है एज अ बहुत मतलब इसी से उनकी विजुअली इम्पेयर्ड थे वो, बट फिर भी उन्होंने एज अ सिंगर कितनी अच्छी अच्छी जो है पोजीशन हासिल कर ली थी। रविंद्र जैन की बात करें तो पूरे बॉर्ड जब से पैदा होते तब से ही उनको विजुअली इम्पेयर्ड थे। बट संगीत प्रभाकर डिग्री उन्होंने इलाहाबाद से ली और उन्होंने एक्सलेंट में लिरिस्ट और सिंगर और कंपोजर के तौर पे दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाल अडवाणी में। ठीक है, लाल अडवाणी भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, उन्होंने एसोसिएशन स्टैब्लिश की। ठीक है, किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए। नेक्स्ट हेलन केलर जो कि एक अमेरिकन लेक्चरर थी, वो उन्होंने भी मतलब 18 मंथ्स के बाद आइज़ वगैरह चले गई थी, इतना बोल भी नहीं पाती पर फिर भी लेक्चरर वो बनी। और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिजिटल हमने डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के बारे में जाना जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे पर फिर भी कितनी सारी चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है साउंड। साउंड चैप्टर में आते हैं फटाफट। तो साउंड चैप्टर यहाँ पे हम लोग गए, तो यहाँ पे आ चुके हैं साउंड में। तो साउंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग साउंड की वजह से करते हैं। बट साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो तीसरा साउंड जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटी आप परफॉर्म करते थे, जैसे आपने घर में ही कितनी बार देखा होगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप मारते हो, स्ट्राइक करते हो, यू विल फील वाइब्रेशंस, है ना।
तो साउंड जो है वाइब्रेशन से ही आपकी प्रोड्यूस होती है, ये चीज़ तो बिल्कुल हमारा क्लियर है। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सम केसेस में क्या होता है, वाइब्रेशन हमें विजिबल होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका एम्पलीट्यूड इतना लो होता है कि वाइब्रेशन विजिबल ही नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आपकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें कौन से वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं। तो जैसे वीणा में होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग, तबला में होती है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब देखो मैं डिफरेंट आपको और भी बताऊंगी, जैसे हमने आपको बताया ढोलक में स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ना। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ जल तरंग के बारे में। इसमें आप डिफरेंट लेवल्स में पानी को भरते हैं और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जस्ट बाय स्ट्राइकिंग देम विद अ स्पून। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका होता है जब हम कोई भी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, लाइक सितार, तो जो साउंड आती है वो जो हम सुनते हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती है, बल्कि होल इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका फोर्स होता है वाइब्रेट करने के लिए। एंड वो जो साउंड होती है वाइब्रेशन, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है दैट वी है। जैसे अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जैसे गिटार, तो व्हेन वी स्ट्राइक इट वी डज नॉट हियर द साउंड ऑफ ओनली दैट स्ट्रिंग, बट वी इट पूरा इंस्ट्रूमेंट ही फोर्स किया जाता है वाइब्रेट होने के लिए, जिसके हम लोग साउंड सुनते हैं, है ना। हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस की जाती है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स द्वारा। ठीक है, ये पार्ट जो होता है बॉडी का, इसको हम इजीली फील कर सकते हैं बाय पुटिंग आवर फिंगर ऑन द थ्रोट। ठीक है, जो कि आपका वहाँ पे थ्रोट होता है, वहाँ पे अगर आप फिंगर पुट करेंगे यू विल सी इट। ठीक है, यू विल फील इट। अब जो होता है जब हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जो चीज़ मूव करते हैं उसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो अपर एंड ऑफ विंड पाइप में लोकेटेड होता है, जिसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स इस तरह स्ट्रेच्ड होती हैं कि वो अपने बीच में एक नैरो स्लिट छोड़ती हैं, और जब लंग फोर्स करते हैं एयर टू पास थ्रू द नैरो स्लिट, इट वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो अब नेक्स्ट में आ जाती हूँ आपके साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बट इससे पहले लेट्स डिस्कस दैट क्यों वुमेन्स, मैन और बच्चों की वॉइस डिफरेंट होती है। ह्यूमन्स में जो होती है वोकल कॉर्ड छोटी होती है, दैट मीन्स 15 मिलीमीटर। बच्चों में और भी छोटी होती है। मेंस में जनरली 20 मिलीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब देखो साउंड को एक प्रोपोगेशन चाहिए। ठीक है, आप एक्टिविटी घर में करना है एक, इसमें क्या करना है ना, नॉर्मल सा कोई जाल ले लेना, उसके अंदर एक मोबाइल फ़ोन डालना। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव रिंग इन दैट मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द अनदर मोबाइल फ़ोन। तो क्या होगा, आप लोग साउंड सुनोगे, बट व्हेन यू विल सक ऑल द एयर फ्रॉम द टम्बलर यू विल नॉट हियर एनी साउंड। This means that there is some relation between air and the sound, because अगर जब हम एयर को सक कर रहे हैं टम्बलर से, वी आर नॉट एबल टू हेयर द साउंड क्लियरली। अगर हम पूरा ही सक कर दें, वी क्रिएट अ वैक्यूम इन दैट टम्बलर, वी विल नॉट बी एबल टू हेयर एनी साउंड। तो अब देखो नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल होने के लिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत बार स्कूल में करा होगा। टेबल के नीचे कान रखो, नीचे से खर्च खर्च करो, दूसरी साइड से यू विल हेयर द साउंड, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। और सॉलिड सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है साउंड के लिए। आफ्टर सॉलिड देयर इज लिक्विड एंड फॉलोड बाय गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाउ वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो हमारा जो आउटर पार्ट जो होता है ईयर का, वो फनल टाइप का होता है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल, जो फनल होता है उसके एंड में ना एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, तो अब क्या होता है, वाइब्रेशन जो आई है ना अंदर आई, वो आपके ईयर ड्रम में टकराती है, तो ईयर ड्रम गेट वाइब्रेटेड। वो वाइब्रेशन ईयर ड्रम जो है अंदर भेजता है इनर ईयर्स में। इनर ईयर्स से वो वाइब्रेशन जो है कहाँ जाती है, वो जाती है आपके ब्रेन के पास, और ऐसे करके आप लोग सुनते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस के बारे में। ठीक है, ना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। सो टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं या आप ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना टू एंड फ्रो हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में स्ट्राइक करते हैं, देयर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, है ना, तो डिस्टेंस कितनी वाइब्रेशन पर सेकंड में हो रही है वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस की जाती है, हर्ट्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस दिस, टू एंड फ्रो क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये ऐसे वाला हो। ठीक है,
अब देखो डिस्टर, आपने देखा होगा ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो कितनी सारी वाइब्रेशन हो रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी लार्ज है, इसका मतलब आपकी साउंड जो है हाई पिच के, आई विल कम लेटर ऑन हाई पिच एंड लो पिच, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ फटाफट एम्पलीट्यूड में, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड हर्ट्स, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्स की, इसका मतलब एक ऑसिलेशन हुआ है पर सेकंड में। अगर 20 ऑसिलेशन होते हैं पर सेकंड में, दैट मीन द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्स। अब मैं आ जाती हूँ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेट मी कम नाउ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है डी स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। आपका मैंने क्या बताया यहाँ पे अभी, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताया था। अब देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफाइन करती हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस, ये आपकी मीन पोजीशन है। इफ़ यू सी द डिस्टेंस वेरी केयरफुली, एक मिनट मैं आपको फिर से ड्रॉ करके देती हूँ, ये आपकी मीन पोजीशन है। इफ़ यू सी द डिस्टेंस वेरी केयरफुली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। ये जो डिस्टेंस होती है ना आपके मीन पोजीशन से जहाँ तक आपकी वाइब्रेशन जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस ऑफ द साउंड को डिटरमाइन करता है। तो साउंडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड आपका 2 है तो आपकी लाउडनेस होगी बाय द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो ऐसे लाउडनेस जो होती है एक्सप्रेस की जाती है कौन सी यूनिट में? डेसिबल में, जो कि होता है डीबी, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आपकी 10 dB होती है। सॉफ्ट विस्पर्स एट 5 में सॉफ्ट विस्पर, तो ये आपकी होती है कम से कम 30 dB। देन नॉर्मल कन्वर्जेशन 60 dB, बिजी ट्रैफिक 70 dB और एवरेज फैक्ट्री 80 dB। 80 dB के बाद जो लाउडनेस आती है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पेनफुल नॉइज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। जो लाउडनेस डिपेंड करती है कि वह एम्पलीट्यूड क्या है। अगर आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, दैट मीन्स अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, दैट मीन्स दैट आपका जो एम्पलीट्यूड है वो जो है ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है योर साउंड विल बी लाउड। लेकिन अगर आपका एम्पलीट्यूड इज़ वेरी लो, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो दैट मीन्स आपकी साउंड जो है बहुत फीबल है। दैट मीन्स दैट योर साउंड इज़ नॉट वेरी लाउड, इट इज़ फीबल, बहुत ही कम आवाज़, ठीक है। आपने देखा होगा नॉर्मली जब आपको कोई ऑडियो भेजता है उसकी आवाज़ ऐसे आ रही है, ऐसी अगर उसकी आवाज़ आ रही है दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड बहुत लो है, वो बहुत धीरे बोल रही है, इसलिए उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ डिस्टेंस आपको। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन क्या करती है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है श्रिलनेस या पिच। तो अब देखो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, डेट मीन्स ये चीज़, ये देखो ये आपकी ये ज़्यादा होंगी ना, ये मैं अभी एम्पलीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रही हूँ। यहाँ पे कितनी सारी वाइब्रेशन हो रही है ना। जैसे ज़्यादा ना वाइब्रेशन होती है 1 सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं ना। तो अब देखो जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई योर वॉइस विल बी हाई पिच वॉइस, है ना। और अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई इट विल बी लो पिच वॉइस, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि लायन जो है बहुत ही लाउड वॉइस करता है, लाउड रोर करता है, बट कहीं ना कहीं उसकी पिच बहुत लो होती है। लेकिन बर्ड की देखो पिच बहुत हाई होती है बट वॉइस बहुत फीबल होती है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स ओनली, ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल नॉइज साउंड में। तो अब देखो जो हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए ऑडिबल साउंड होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। बियॉन्ड दीज लिमिट्स वी कैन नॉट हेयर साउंड। तो अब जैसे अगर मैं आपको आपको एक चीज़ बताऊं, तो जो बहुत सारे कीड़े होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, बट वो 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, है ना। और जैसे डॉग्स की अगर मैं बात करूँ 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड में के ऊपर भी वो आवाज़ें जो होती है सुन सकते हैं, है ना। बैट्स भी। अब मैं आपको बताती हूँ अल्ट्रासाउंड वाला जो इंस्ट्रूमेंट आपका वो होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी जो है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। और फिर जैसा आपका डॉग्स है इनके पास तो एबिलिटी है ही। नेक्स्ट आती है हमारी नॉइज़। जो अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड होते हैं उनको हम नॉइज़ कहते हैं,
ठीक है। अदर हैंड बहुत सारी साउंड ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, उनको हम लोग म्यूजिक कहते हैं। ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वैसे ही नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। नॉइस पॉल्यूशन होता है एक्सेसिव या अनवांटेड नॉइस का होना एटमॉस्फेयर में। ठीक है। So, presence of excessive or unwanted noise in the environment is termed as noise pollution. अब जो मेजर कॉज होता है नॉइज पोल्यूशन, वो होता है व्हीकल्स की जो हॉकिंग हो गई, एक्सप्लोजन्स हो गए इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर, वॉल, टेलीविजन और ट्रांजिस्टर हाई वॉल्यूम में प्ले कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में, क्या हार्म्स होते हैं नॉइज पोल्यूशन के। इससे आपको जो है लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, आपको हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और एंग्जाइटी और मैनी मोर डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। तो इसलिए जो पर्सन को हम लोग लाउड नॉइज में करते हैं, कभी ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्पररी या परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाती हूँ आपका कि कैसे आप नॉइज़ पॉल्यूशन रोक सकते हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हो, व्हीकल्स अगर कम इस्तेमाल होने लगे, हॉकिंग कम होने लगी, या फिर एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, टेलीविज़न को लो वॉल्यूम में चला सकते हो, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हाट यू वी कैन डू। ठीक है। तो अब टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो कि बहुत ही रेयर होता है, जिसको होता है वो बेचारा बोल भी नहीं पाता है, मतलब कभी, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो बोलेगा क्या, है ना। जनरली वो इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता है ना। तो ये ज़्यादातर जो है बर्थ से ही होता है, लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी ज़्यादातर कोई डिजीज़ या इंजरी की वजह से होती है ना। तो ये बच्चों को स्पेशल केयर दी जाती है, बिकॉज उनके पास डिफेक्टिव स्पीच भी होती है, क्योंकि जो इंसान सुन नहीं सकता वो बोलेगा क्या, है ना। नॉर्मल सी बात हो जाती है वो। ठीक है। तो इसलिए आप सोसाइटी इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती है, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ उगा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लो वॉल्यूम में चलाने, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और इनको हेल्प भी कर सकते हो जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं। ठीक है। तो चलिए डिस्टेंट, यहाँ पे साउंड भी हो गया। सब नेचुरल फिनोमेना में आ जाते हैं फटाफट। सब नेचुरल फिनोमेना में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, इसमें दो फिनोमेना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है लाइटनिंग, दूसरा है अर्थक्वेक। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन द ह्यूज स्केल. इट इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स और ग्राउंड। ठीक है। तो आप देखो, पहले के ज़माने के लोग सोचते थे कि भाई लाइटनिंग हो गई है, डेट मीन्स दैट गॉड हमसे गुस्सा है और उनकी कोई भविष्यवाणी हो रही है, या मतलब कुछ भी ऐसा ही होता था उनका। ठीक है। तो भाई एशियन ग्रीक जो थे अर्लियर 16 BC, तो जो एम्बर जो है एक काइंड का रेजिन है, जब उसे रब किया जाता था फर के साथ तो वो अट्रैक्ट करता था ऑब्जेक्ट लाइक हेयर्स। ठीक है। तो अब जो 1752 में एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, डेट वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। इन्होंने शोड कर था लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियल फॉर द सेम फिनोमेना. इट टुक 1000 years फॉर रियलाइजेशन टू अकर. ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जर्नली किया क्या था, उन्होंने एक चीज़ की थी कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था, उन्होंने दिखाया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग डिस्टेंस आपके दो टाइप से होते थे, तो चार्जिंग बाय रबिंग, एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आप मेरा सब नेचुरल फिनोमेना का वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने अकेले में आपका रिवीजन कराया है, तो आपको ज़्यादा जल्दी मैंने दोनों चीज़ें समझा रखी हैं, बट आज टाइम की शॉर्टेज है, इसमें मैं चार्जिंग बाय रबिंग ही सिखाऊंगी जो कि आपकी बुक में दी है। ठीक है। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है, आप लोग दो ऑब्जेक्ट को मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से चार्ज करते हो, है ना। चार्ज होता कैसे है, आपको पता है कि आपके हर एक जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एटम से बना है। ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। जब आप चार्ज करते हो तो रब करते हो तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी प्रोटॉन से दोस्ती हो, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा तक प्रोटॉन के साथ वाले मतलब जो है प्रोटॉन को अपने पास खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर में प्रोटॉन आ जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर इसका वाइसा वर्सा यानी कि अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर आपके ऑब्जेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है चार्ज होते हैं। ठीक है।
रब करके जो आप चार्ज करते हो, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में आ जाती हूँ आपके नेक्स्ट चीज में, जो कि टाइप ऑफ चार्जेस और उनका इंटरेक्शन। तो चार्जेस जो है डियर स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बैलून होता है वो हमेशा लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देयर आर टू टाइप्स, व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो, सबसे पहले लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, बिकॉज पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ दोस्ती नहीं करनी, उसको नेगेटिव के साथ करनी है ना। तो अब जब भी हम कोई चीज़ को सिल्क क्लोथ से रब करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ऑन द अदर हैंड सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ को जो है प्लास्टिक रिफिल के साथ, अगर आप लोग जो है प्लास्टिक ग्लास रॉड जो है अगर आपके प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ लाई जाएगी, तो वो दोनों अगर अट्रैक्ट करते हैं, डेट मीन्स ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसको सिल्क से रब करा है। और वहीं पे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपका ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस यानी कि जो हिल नहीं रहे। मैंने बताया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जिसको थोड़ी सी ताकत लगा के हम लोग हिलाते हैं, है ना। जब ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ये मूव करने लग जाते हैं करंट के, और तब ये करंट कहलाते हैं। तो इसलिए ये मतलब ये नथिंग है, ये नथिंग मतलब जो आपका ये है मोशन ऑफ चार्जेस से आपका करंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो कि डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि आपका ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। अब देखिए डिस्टेंस, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में। जब आप लोग इलेक्ट्रोस्कोप बनाओगे ना, अच्छी तरह टाक कर आप लोग चार्ज करोगे, तो आपके जो एल्यूमिनियम फॉयल होंगे रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस आके जब आप टच करोगे तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनको अपने हाथ से टच करते हो, जो उनका पास जो चार्ज होता है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्ज। बट जब एक बॉडी से चार्ज जो है सीधे अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम कहते हैं अर्थिंग, जो आपके हाथ से हुआ, ठीक है। अब मैं स्टोरी यहाँ पे लाइटनिंग के बारे में बताती हूँ। लाइटनिंग में क्या होता है डिस्टेंस, एयर करंट जो होता है अपवर्ड मूव करते हैं और ड्रॉपलेट जो होती है डाउनवर्ड मूव करती हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ज़्यादातर अपर साइड ऑफ क्लाउड एक्यूमुलेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट एट द लोअर एजेस, ठीक है। तो जब आपका जो है, और देयर आर एक्यूमुलेशन पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। तो जब आपका जो है मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत लार्ज हो जाता है, तो एयर जो जनरली पुअर कंडक्टर होती है वो भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और आपके जब दो चार्ज मिलते हैं तो आपकी एक स्पार्क टाइप की आती है, जिसको हम लोग लाइटनिंग के तौर पे कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है। ये प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, जब आपका इलेक्ट्रिकल करंट पता नहीं नीचे गिर गया है ना, इसको। तो अब नेक्स्ट में आती हूँ आपका प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी बिटवीन मोर क्लाउड, टू और मोर क्लाउड, बिटवीन क्लाउड और अर्थ। लाइटनिंग सेफ्टी क्या हो जाती है, अगर थंडर अलर्ट है तो सेफर प्लेस में आप जाएं। आफ्टर हियरिंग द थंडर डोंट कम आउट फ्रॉम द सेफ प्लेस, ओके। देन उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग घर के अंदर हैं, अगर आप लोग आउटसाइड हैं, तो आप लोग जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आप लोग कार के अंदर है तो कार के अंदर ही रहो, क्योंकि कार की जो बाहर की बॉडी है मे बी वो ख़राब हो सकती है, बट अंदर आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आप ओपन व्हीकल्स में हैं तो आप ओपन व्हीकल्स में मत जाइए, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। टॉल ट्रीज़ के नीचे शेल्टर ना लें, हमेशा शॉर्टर ट्रीज़ के नीचे लें, ताकि आपको कम आप स्पॉट बन सकें, ठीक है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल
गुड आइडिया, बिकॉज क्या होता है उसकी जो ऊपर की रॉड होती है मेटालिक होती है, साथ में जो सपोर्टिंग वायर्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेटालिक. सो इफ यू विल टेक दैट अम्ब्रेला, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली एंड यू विल गेट द शॉक. सो कोई भी आपको मतलब अगर आपको शेल्टर नहीं मिलता तो आपको ऐसे ही ग्राउंड में ले डाउन नहीं करना है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्क्वैट डाउन. ठीक है, स्क्वैट कर सकते हो आप लोग, इससे भी आपकी बचाव हो सकती है. अगर आप घर के अंदर हो तो वायरलेस मोबाइल फ़ोन आप ज़्यादा यूज़ करो, कॉर्डलेस यूज़ मत करो, बिकॉज बाहर से कनेक्टेड होते हैं. इससे चांसेस होते हैं या तो आपको शॉक लग जाए या फिर जो पर्सन आपका कॉल उठा रहा है उसको. ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि भाई लाइटनिंग के दौरान जैसे टेलीविज़न वगैरह हो गए जो कनेक्टेड होते हैं ना, उनको मतलब यूज़ मत करो. ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह टेलीविज़न इनको यूज़ मत करो. बाकी बाथिंग मत करो, बिकॉज रनिंग वाटर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा उस समय. और जो है अगर आप लोग जो है लाइट है तो लाइट ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप जो लाइट होती है उनको प्लग डाउन रह सकते हो. ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट जो होती है. ठीक है, अब मैं लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बता देती हूँ. लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस होती है तो लाइटिंग से प्रोटेक्ट करती है. यूजुअली क्या होता है इसमें एक मेटल रॉड होती है तो ऊपर कनेक्ट होती है और एक पूरा नीचे ग्राउंड के अंदर भी बुरीड की जाती है. ठीक है, अब अर्थक्वेक में आ जाते हैं. एक नेचुरल फिनोमेनन जो अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया गया है एक्यूरेटली वो है आपका अर्थक्वेक. दैट इज नॉट प्रिडिक्टेड टिल नाउ. ठीक है, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूज स्केल. तो मेजर अर्थक्वेक आपका कहाँ आया था, ओरी एंड टंगडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर 8 अक्टूबर 2005 को. ठीक है, और 26 जनवरी 2001 में आपका भुज में आया था गुजरात में. ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आपकी होती है सडन शेकिंग और ट्रेवलिंग ऑफ अर्थ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक जो होते हैं अकर करते हैं ज़्यादातर टाइम अर्थक्वेक में, लेकिन हम उन्हें फील नहीं करते हैं. जब उनका जो है बहुत ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत कम ही बार आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, ग्रेट लॉस टू द ह्यूमन लाइफ एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक जो है लैंडस्लाइड कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं और सुनामी भी कर सकते हैं. जैसे आपको होता है ना सुनामी क्या होती है, सुनामी में आपको सुनामी के बारे में तो आपको पता ही होगा. इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 26 दिसंबर को 2004 में. ठीक है, तो अब जो होती है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अर्थक्वेक कॉज होता है, हाउ इज अर्थक्वेक कॉज. तो अर्थक्वेक कॉज होता है ट्रेमर्स कॉज बाय द डिस्टर्बेंस इन द इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और डिस्टर्बेंस कैसे होते हैं, तो देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो होती है वो एक पीस नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है डिफरेंट पीस में. और ये फ्रेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं प्लेट. दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूअस मोशन, ये कंटिन्यूअस मोशन में होती है. तो कभी कभी क्या होता है ये प्लेट एक दूसरे पर कोलैप्स कर जाती है. सॉरी नॉट कोलैप्स, बट ये जो होती है ना एक दूसरे में जो है कभी कभी कोलिजन हो जाता है इनका. तो कोलिजन में क्या होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर धंस जाती है. तो इसमें क्या होता है आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है और आपका जो है अर्थक्वेक आता है. दूसरा रीज़न होता है जब आपकी वो ब्रश अप करके जाती है, मतलब जैसे आपकी एक है वो बहुत तेज़ी से गई टकरा के चले गए है ना, गाड़ियों के बीच में होता है ना ज़्यादा ये सारी चीज़ें, वही सेम चीज़ होती है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो होता है अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन के कारण भी कभी कभी आपका अर्थक्वेक आ जाता है. ठीक है, अब देखो जहाँ ऐसे एरियाज में जहाँ तक ज़्यादातर अर्थक्वेक आता है इनको हम लोग सीज़मिक या फ्लॉट जोन्स कहते हैं. ठीक है, वीक जोन जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा तक आता है. ठीक है, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल को रिक्टर स्केल. ठीक है, जैसे 7 और रिक्टर स्केल हाइयर देन 7 जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं. और जो भुज और कश्मीर में आया था उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो हाइयर देन 7.5 था. तो यू कैन इमेजिन हाउ डेंजर दैट अर्थक्वेक वुड बी. अब देखो ट्रेमर्स प्रोड्यूस बाय वेव्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स. These waves are recorded by an instrument called seismograph. An instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which start vibrating when tremors occur. The pen is attached to a vibrating system. The pen records the seismic wave of the paper which moves under it.
Scientists can construct a complete map of the earthquake. They can also estimate the power and cause of earthquake. तो इसमें क्या होता है, seismic waves जो है रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारी स्केल्स हैं, मैंने आपको बताया ना साइंस में डेसिबल भी है एक स्केल। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर। तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें क्या होता है ना, आपका हर एक 2 के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आपका एक का अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है 2 रिक्टर स्केल में, ठीक है, और एक का है 6, तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का अंतर है। और पर 2 के अंतर में क्या होता है, 1000 टाइम्स मोर वो डिस्ट्रक्टिव होता है और 100 टाइम्स बड़ा वो साइज में होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में 2000 टाइम वो डिस्ट्रक्टिव है और क्या कहते हैं 200 टाइम्स वो बड़ा है साइज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, कैसे अर्थक्वेक से आप बच सकते हो। तो जब घर बनाते समय आपको क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से करना चाहिए, जो कि अर्थक्वेक के समय हमारा घर संभल सके। ज़्यादातर अलमीरा वगैरह आपको अटैच कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपका अर्थक्वेक के समय वो डायरेक्ट गिरते नहीं आपके ऊपर। दूसरा, आप एक और चीज़ कर सकते हो, हैवी मटेरियल्स पुट ना करें, है ना। नॉर्मल जैसे वो नहीं होते, यू कैन मेक द हाउसेज ऑफ जैसे आप कौन से जहाँ पे बहुत ही डिस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक होता है, वहाँ पे आप मड, मिट्टी या टिम्बर के हाउसेज बना सकते हो। ऐसी एरियाज में नहीं जहाँ अर्थक्वेक कम आते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक आता रहता है उन एरियाज में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, आपको फोटो फ्रेम जो है ज़्यादा हैंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो आपके ऊपर गिर सकती है जब अर्थक्वेक आए, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी बिल्डिंग फायर भी कैच कर सकती है, तो आपको बिल्डिंग में जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप घर के अंदर हैं अर्थक्वेक के टाइम, तो आप शेल्टर ले लो टेबल के नीचे, ठीक है। और सारे हैवी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, राइट। और अगर आप आउटडोर हो तो एक क्लियर स्पॉट फाइंड आउट करो जो बिल्डिंग्स और उन सब से अलग हो। और कार और बस में हो तो बाहर मत आओ, स्लो डाउन कर लो व्हीकल को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इतना सब तो मैंने आपको बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में 2 इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के। कौन कौन से इफेक्ट थे, एक तो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जो चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नहीं करती है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले से हम लोग क्या करते थे, पहले हमने क्लासीफाई करा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर में, पर अभी तो एक नई मिस्ट्री आ गई है, क्योंकि लाइटनिंग में तो एयर भी कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। जब एयर तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो हम ये तो मतलब एयर ने धोखा दे दिया ना। तो इसका मतलब कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, तो हमें एयर जो है पुअर कंडक्टर मानना पड़ेगा। हम लोग उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो इंसुलेटर है, क्योंकि अगर वो एयर इंसुलेटर होती तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आपको इनको तभी हमने पुअर और इंसुलेटर में जो है क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो अब में हम लोग जानते हैं कि क्या सॉल्यूशंस यानी कि लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको टेस्टर बनाना है। तो टेस्टर में ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं अगर आपका टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब क्या पता फ्यूज्ड हो, दूसरा कि क्या पता आपकी सेल्स ड्रेन्ड आउट हो, क्या पता आपने कनेक्शन ढंग से ना कराओ, है ना। क्या पता जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो कंडक्टिंग हो या ना हो, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन यूज़। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर आप नॉर्मल बल्ब लगा के यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपका बल्ब नहीं जल रहा है सॉल्यूशन से कंडक्ट करने में, तो कोई बात नहीं, आप बल्ब मत यूज़ करो, आप लोग दूसरा इफेक्ट यूज़ कर लो जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि बल्ब कैसे जलता है, हीटिंग इफेक्ट से। हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, करंट से आपका हीट आती है, जिससे आपका फिलामेंट हीटअप होता है और आपका बल्ब ग्लो होता है। बट जब आपकी हीट सॉल्यूशन इतना नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपको इसमें क्या यूज़ करना चाहिए, इसमें आपको यूज़ करना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या करना, कंपास नीडल ले ली, जो कि डिफ्लेक्शन थोड़ा सा करंट भी फ्लो होता है तब भी दे देती है। तो आप लोग इसको यूज़ करके डिफरेंट लिक्विड के साथ कंडक्ट कर सकते हो। या फिर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी।
ठीक है। तो एलईडी जी स्टूडेंट क्या होती है, एलईडी होती है आपकी लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, जिसमें दो लीड्स होती है। एक तो लीड होती है थोड़ी सी बड़ी, दूसरी लीड है। तो बड़ी वाली लीड जो है पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करता है, और जो छोटी वाली लीड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होती है। ठीक है। लीड जो होती है छोटा सा छोटा करंट भी वो आइडेंटिफाई करके वो जल जाती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट कराया ना ऑलवर्ड स्टडी में, वो मैंने लीड के साथ ही कराया। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कौन कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, कौन कौन से नहीं है। ठीक है। लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। कौन सा, लेमन जूस, तो वो जो है कंपास रीडिंग में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर। देन अगेन विनेगर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेजिटेबल ऑयल इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपका मिल्क है वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ठीक है, आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। ठीक है। So next, vegetable oil is a bad conductor of electricity. Tap water is a good conductor. Then milk is again poor conductor of electricity, not very good conductor of electricity. And then एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं हनी, तो हनी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन डिस्टिल्ड वाटर, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं अपने मन से बता रही हूँ। सोडा, एक और चीज़ देती हूँ मैं आपको, सोडा कंपाउंड, जो कि अगेन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी एक टाइप का मेटल होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर। देन नेक्स्ट इज फ्यूज जी स्टूडेंट, फ्यूज जो है आपका पुअर कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक और चीज़ में, एयर जो है पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा देके लाइटनिंग में कंडक्ट कर देती है, तो एयर में कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए हमने पुअर कंडक्टर और कौन से कंडक्टर में क्लासीफाई किए, पुअर एंड गुड कंडक्टर में, ताकि अगर कुछ भी हो तो वो कम से कम हो जाए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर आपका प्योर वाटर होता है, जो कि आपको एक सर्टेन लैब से ही मिलता है, या फिर आप उसे जो है अपनी कहीं पे साइंस की लैब हो, या फिर कहीं पे आप जा रहे हो, मतलब ज़्यादातर वो लैब्स में ही मिलता है, आपकी स्कूल की लैब में भी होगा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है डिस्टिल्ड, वो उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना। टू मेक इट कंडक्टिंग वी कैन ऐड सॉल्ट टू इट, एसिड टू इट और द बेस टू इट। ये ज़्यादा सॉल्यूशन जो कंडक्ट करते हैं वो होता है एसिड, बेस या सॉल्ट। ठीक है। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें जिसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंट चीज़ें डाल के कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो कि है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का मैं आइडेंटिफाई आपको करवा के दिखाती हूँ। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट को आपको दो टाइप के इलेक्ट्रोड लेने हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड जो होते हैं आपके कोई ऐसी चीज़ जो आपका सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रोड डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आप लोग अगर सेल्स के अंदर से निकाल के ले रहे हो, वही आपके इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रोड जो आपके पॉजिटिव में कनेक्टेड है, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। नेगेटिव में कनेक्टेड होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जब हम लोग उनको एक कंडक्टिंग लिक्विड में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आने लगते हैं। जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो नेगेटिव साइड आते हैं, और ऑक्सीजन के पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे ये 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट जो विलियम निकोलसन थे, इन्होंने करा था ये चीज़ कि इलेक्ट्रोड जो वाटर में इमेज होता है उसमें करंट पास किया तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यही केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि क्या कहते हैं, भूजो ने जो है ट्राई किया था कि फ्रूट्स कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक आलू लिया, उसको हाफ पीस में कट करा। व्हाट ही डू इज, उसने आलू में एक टर्मिनल लगाया और उसको एक घंटे के लिए छोड़ दिया। जब वो लौट के आता है वो देखता है कि इसमें ग्रीनिश स्पॉट है, तो ये दिखाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। इसमें चेंज इन कलर हो सकता है, बबल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकते हैं, इवन सॉल्यूशन के जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बता देती हूँ। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना डियर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं मैं डायरेक्ट वो समझाती हूँ। तो
आपको सपोज मान लो कि आपको क्या करना है, आपको एक आपके पास प्योर कॉपर है, एक आपके पास इम्प्योर कॉपर रॉड है, 2 टाइप्स ऑफ आपके पास रॉड है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आपको कॉपर की जो है इम्प्योर कॉपर को जो है प्योर कॉपर रॉड में जो है लगाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 टाइप की रॉड्स ली, दोनों को लगा दिया, एक थी इम्प्योर कॉपर और एक थी प्योर कॉपर। तो आपने किया क्या बेसिकली डिस्टेंट, आपने इम्प्योर कॉपर को जो है पॉजिटिव साइड लगाया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड ही आपका जो है डिपोजिशन कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है प्योर कॉपर को नेगेटिव साइड लगाया, क्योंकि आपको प्योर कॉपर में इम्प्योर कॉपर डिपॉजिट करवाना है। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने नीचे ले लिया, तो कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन डिस्टर आप ले सकते हो, बट अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हाउ, आई टेल यू। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कॉपर जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, कॉपर और सल्फेट में। तो अब क्या होता है, जो फ्री कॉपर होता है वो आपकी नेगेटिव साइड फ्लो होने लग जाता है। अब जो हुआ, लॉस ऑफ कॉपर हुआ सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो अब उतना ही अमाउंट ऑफ जो कॉपर होता है वो दूसरी वाली जो कॉपर रॉड होती है उससे पानी में डिजोल्व होते जाता है। तो इससे क्या होता है, कॉपर की जो डिफिशियंसी होती है वो अगेन जो है रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होते जाती है और धीरे धीरे आपकी कॉपर रॉड खत्म हो जाती है दूसरी वाली, और फिर आपका पूरा डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन द अनदर मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल, इट इज वाइडली यूज इन द मेटल कोटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे क्रोमियम हैज़ वेरी शाइनी अपीयरेंस, इसको ज़्यादातर हैंडल साइकिल हैंडल बार्स वगैरह में लगाया जाता है ना। तो अब जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाते हैं, उसमें गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। और फिर केस जो स्टोर करते हैं आयरन के होते हैं, बट उनमें जिंक की प्लेटिंग टिन की प्लेटिंग की जाती है। देन जिंक की प्लेटिंग ज़्यादातर डैम्स वगैरह में की जाती है, बिकॉज कोरोजन से उनको बचाने के लिए, है ना। अब डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई हैव दैट यू लाइक एंड एंजॉयड, क्योंकि 5 चैप्टर्स मैंने आपके रिवाइज करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।